जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिए। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर मंगलवार को हुई बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। इसके बाद अब बिहार में जेडीयू और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग नई सरकार बनेगी। कांग्रेस ने पहले ही नीतीश और तेजस्वी की अगुवाई में नई सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जेडीयू की बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया और कहा है कि वे सभी उनके साथ है। उन्होंने कहा है कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे, वो चाहे कोई भी फैसला लो। राज्य में बदलते सियासी हालात के बीच राज्य की राजधानी पटना में सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी की थोड़ी देर में मुलाकात भी हुई। वे दोनों राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान से मिलने के लिए एक साथ रवाना हुए। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लालू यादव हर गतिविधि पर करीबी नजर खुद रख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 41 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बीजेपी से 9 और शिंदे गुट की शिवसेना से 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। हालांकि इस मंत्रिमंडल में एक भी महिला को जगह नहीं दी गई। इसे लेकर सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट को शेयर करते हुए निशाना भी साधा है। सुप्रिया सुले ने कहा, महिलाओं को आरक्षण देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था। दुर्भाग्य की बात है कि राज्य मंत्रिमंडल में 18 मंत्री है लेकिन एक भी महिला नहीं। देश में 50% आबादी महिलाओं की है लेकिन इस कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व नहीं। यह बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। मुहर्रम की पूर्व संध्या पर गुजरात के जामनगर शहर में निकाले जा रहे ताजे जुलूस के दौरान करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बी संभाग थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार की रात करीब 11:15 बजे हुई, जब जुलूस शहर के धारनगर मोहल्ले से गुजर रहा था। मुस्लिम समुदाय के लोग करबला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाते हैं। अधिकारी ने बताया कि इमाम हुसैन के मकबरे की एक छोटी प्रतिकृति ताजिया की बिजली की तार से छू जाने के बाद उसमें करंट आ गया, जिसकी चपेट में 12 लोग आ गए। उन्होंने बताया कि ताजिया की तार को छूते ही उसके सिर से एक चिंगारी निकलती दिखाई दी। ताजिया के संपर्क में आए लोगों को बिजली का झटका लगा। सभी 12 लोगों को एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान आसिफ यूनुस भाई मलिक और मोहम्मद वाहिद के तौर पर हुई है। केरल सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की अनबन एक बार फिर से सामने आई है। केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार द्वारा लाए गए कई अध्यादेश 8 अगस्त को रद्द हो गए, क्योंकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन अध्यादेशों को मंजूरी ही नहीं दी। मंजूरी न दिए जाने के पीछे राज्यपाल के पास समय की कमी के कारण उन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाना बताया जा रहा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सोमवार को दिल्ली में थे और बुधवार को राज्य आएंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि वो अध्यादेशों पर गौर किए बिना उन पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और इसके लिए उन्हें समय चाहिए। खान ने दावा किया था कि अध्यादेशों की फाइलें उन्हें उसी दिन भेजी गई जिस दिन वो आज़ादी का अमृत महोत्सव समिति की बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे थे और इसलिए उनके पास इन पर गौर करने का समय नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से हमला करने जाने की मारने की धमकी दी गई। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम 112 के व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज के जरिए दी गई। धमकी देने वाले ने अपना नाम शाहिद बताया और कहा है कि 3 दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस ने सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाल से इस संबंध में FIR दर्ज करा दी गई। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसी इस मसले पर जांच कर रही है। कंट्रोल रूम यूपी 112 के ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने FIR दर्ज कराई है कि 2 अगस्त शाम को ऑपरेशन इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किए जाकर सीएम योगी को 3 दिन के अंदर बम से उड़ा देंगे। सुभाष ने इसकी जानकारी संप्रेषण अधिकारी अंकिता दुबे को भी दी है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की डराने वाली रफ्तार ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर नए मामले हल्के प्रकृति की है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर नजर रख रहे हैं और जो भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर मामले हल्के हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मंगलवार को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की और जोधपुर में एक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मांग की। नितिन गडकरी ने राजस्थान के सीएम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गहलोत ने कहा है कि सड़क को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सौंप दिया गया है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, जोधपुर में बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वार्ता हुई। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए इस एलिवेटेड रोड को काम NIHAI ने अपने हाथ में लिया है। प्रदेश सरकार ने बजट 2019 से 20 में इसकी DPR बनाने की घोषणा की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी मंगलवार को 500वां विशाल तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों को भारत को विश्व का नंबर 1 एक देश बनाने का संकल्प करना चाहिए। केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 500 विशाल तिरंगे लगाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि भारत के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कई देशों ने हमें पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास दुनिया में सबसे बुद्धिमान एवं सबसे मेहनती लोग हैं, लेकिन हमें पिछड़ गए हैं। सरकार की कल्याणकारी योजना को मुफ्तखोरी कहने वालों की एक बार फिर निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को यह कहना सुनना काफी दुखद होता है कि मुफ्त शिक्षा बंद होनी चाहिए। वह इसे मुफ्तखोरी बताते हुए कह रहे हैं, गरीबों को सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ओडिशा के सरकारी स्कूल के छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम में लिंग समानता पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के उद्देश्य से स्कूल और जन शिक्षा विभाग मीडिया ने सोमवार को ब्रेक थ्रू और अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब साउथ एशिया के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। एक बयान में कहा गया कि NGO ब्रेक थ्रू द्वारा डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम किशोर लड़कों और लड़कियों को सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित लिंग मानदंडों, भूमिकाओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर प्रतिबिंब करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंटरएक्टिव कक्षा चर्चाओं का उपयोग करता है, ताकि उन लिंग दृष्टिकोण, आकांक्षाओं, व्यवहार को बदल सके। बिहार में NDA गठबंधन की सरकार टूट चुकी है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और एक बार फिर से वे महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में है। इस बीच NDA के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम ने बिना शर्त नीतीश कुमार और महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया। हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि नीतीश कुमार सरकार में जीतन राम मांझी मंत्री बेटे थे और नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और बिहार में NDA सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि NDA से संबंध समाप्त करने का फैसला उनकी पार्टी JDU ने लिया। इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने राज्य के पूर्व CM राबड़ी देवी और RJD नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को उन सरकारी प्राथमिक स्कूलों को गोद लेने की इच्छा जताई है जिनके कम दाखिले होने की वजह से या तो बंद होने या फिर अन्य संस्थानों में विलय की आशंका है। आपकी गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर ने दावा किया है कि राज्य सरकार उन प्राथमिक स्कूलों को बंद करने या उनका विलय करना चाहती है जहां सिर्फ एक शिक्षक है यहां और छात्रों की संख्या कम है। शिक्षा निदेशक शैलेश जिगंटे से मुलाकात करने वाले पालेकर ने कहा कि पार्टी ऐसे स्कूलों को गोद ले सकती है और दिल्ली के स्कूलों की तरह इनमें बदलाव ला सकती है जहां उसकी सरकार है। उन्होंने कहा कि हमें एक राजनीतिक दल के रूप में देखना चाहिए। हम लोग को आने के लिए यहाँ सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए तैयार है कि राज्य सरकार इस फैसले के कारण कोई भी छात्र स्कूल न छोड़े। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया तो बहुत से छात्र दूर दराज के स्थानों पर स्थित स्कूल नहीं जा पाएंगे और पढ़ाई छोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों को अनाथ बच्चों को अब 1000 रुपये की बजाय हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में 2000 रुपये का इजाफा किया गया है। इसकी अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। अब जल्द ही इन सभी बच्चों या उनके अभिभावकों के खातों में केंद्र सरकार की ओर से यह राशि डाल दी जाएगी। बता दें कि इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करने वालों बच्चे की उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए, जबकि इस राशि को प्राप्त करने के लिए लड़की अविवाहित होनी चाहिए। लड़की की शादी होने के बाद वह इस आर्थिक सहायता की हकदार नहीं होगी। बता दें कि जो सैनिक शहीद हुए हैं या सेवानिवृत्ति के बाद उनका और उनके जीवन साथी का देहांत हो गया है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने ऐसे पूर्व सैनिकों के बच्चों यह सुविधा शुरू की है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील वर्मा ने इस पर कहा है कि इसकी अधिसूचना भी मिल गई है। पूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को अब 1000 के बजाय 3000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलेगी। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से कोविड-19 निरोधक कोविशील्ड टीके की कम से कम 50 लाख खुराक की तत्काल आपूर्ति कराने का आग्रह किया ताकि प्रदेश को एहतियाती खुराक की गति बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखे पत्र में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने पात्र लोगों को एहतियाती खुराक देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला किया है। राव ने कहा है कि मौजूदा समय में प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख खुराक दी जा रही है और मांग के आधार पर प्रदेश के पास प्रतिदिन 3 लाख खुराक देने की क्षमता है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के बाद मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर पहुंच गई, जिसके चलते गांव, कृषि भूमि और निचले इलाके जलमग्न हो गए।
मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि सुबह 8:30 बजे से पहले 24 घंटे के दौरान कम से कम 8 मौसम स्टेशनों में 116 से 240 मिमी के बीच बारिश दर्ज की गई है, जबकि 44 स्थानों पर 65 से 115 मिमी के बीच बारिश हुई है। केंद्र ने कहा है कि नवरंगपुर के कोसामुंडा में लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 1372 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 6 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण दर बढ़कर 17.85% हो गई, जो 21 जनवरी के बाद से सर्वाधिक है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। उक्त आंकड़े 7 अगस्त के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं किया था। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के 19,70,899 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।